इस देश में जितने भी जन आंदोलन हुए हैं नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, उन सारे आंदोलनों पर जनता पीछे नहीं हटी है, या आंदोलनकारी पीछे नहीं हटे हैं, केंद्र सरकार पीछे हटी है। या तो कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं नरेंद्र मोदी, या कन्फ्रंटेशन से डरते हैं। अब उनको पता है कि नीतीश कुमार, नायडू, कुछ हद तक चिराग पासवान, ये अपनी राजनीति एनडीए के साथ रहते हुए कमजोर नहीं करेंगे। देखिए, यही चिराग पासवान नरेंद्र मोदी की सारी बातों को बिना शर्त के फॉलो कर रहे थे। 5 सांसदों का अपना समर्थन जो इन्होंने दिया, वो बिना किसी शर्त के दिया था। याद कीजिए, एक आदर्श प्रस्तुत किया था गठबंधन धर्म का। और आज हर दूसरे फैसले पर नरेंद्र मोदी, या केंद्र सरकार के किसी फैसले पर, या अगर कोर्ट का कोई फैसला आता है तो चिराग पासवान सबसे पहले विरोध करते नजर आते हैं उस लिस्ट में। एनडीए को इसका नुकसान पहले भी हो चुका है। देखिए, चिराग पासवान हो सकता है कि बहुत ब्रिलियंट फैसला ले रहे हैं, आप इसे एनालाइज इस तरह से करिएगा कि चिराग पासवान अपनी ही सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, वोट बैंक के मिथ में इतना बंध गए हैं चिराग पासवान की, डर लगता है उनको कुछ नया करने से। दूसरी बात तरफ देखिएगा तो चिराग पासवान हो सकता है 2015 की तरफ फिर से हाथ जलाना नहीं चाहते हैं भाजपा का। वो नरेंद्र मोदी को फिर से कमजोर होना नहीं देखना चाहते 2015 की तरह। तो जो रिजर्व कोटे की जातियां हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, परदेसी हो, अजनबी हो या एलियन हो, उनको तत्काल उस नेता से प्यार मोहब्बत होना लाजमी है। देखिए, रोस्टर काम ऐसे करता है, इस सिस्टम के तहत हर चौथा भर्ती केंद्र में सरकार अगर लोगों को नौकरी दे रही है तो हर चौथी नौकरी ओबीसी को जाना चाहिए, हर 7वां नौकरी एससी को जाना चाहिए, हर 14वां नौकरी एसटी को जाना चाहिए, और हर 10वां जो नौकरी है या पद है वो ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व होना चाहिए। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। आरक्षण का मुद्दा, आरक्षण के अलावा कई और ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दों पर एनडीए गठबंधन में असहमति है। नीतीश कुमार की पार्टी या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी या फिर मोदी के हनुमान चिराग पासवान ही क्यों ना हो, वो खुद अलग अलग राग अलापते हैं। आपने देखा, लिटरल एंट्री को लेकर के आज पूरा दिन भर माहौल काफ़ी गरमाया रहा। चाहे जदयू हो, चंद्रबाबू नायडू हो, चिराग पासवान हो, या फिर विरोध के तौर पर अगर देखा जाए पार्टी विरोधी के तौर पर महागठबंधन में तेजस्वी हो, राहुल गांधी हो। जिस तरीके से लिटरल एंट्री पर विवाद देश भर में छिड़ा है, इन विवाद पर क्या एनडीए गठबंधन में नाराजगी अपने साथी दलों की ही बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी इतने डरे हुए हैं कि सभी फैसलों को तुरंत कहीं ना कहीं पलट दे रहे हैं। लिटरल एंट्री का जो मामला था, सबसे पहले टीडीपी ने जो विरोध किया, इसके बाद जदयू ने उसका समर्थन कर दिया, और फिर इसमें आ गए चिराग पासवान। जिस तरीके से विरोध कर बयान उनको मिला है, जो बयान उन्होंने दिया है, इस बयान को जान लेना बेहद ज़रूरी है। चिराग पासवान ने पहले सुबह में ये कहा कि इस तरीके से आरक्षण खत्म हो जाएगा देश भर में, यानी कि उन्होंने सीधे तौर पे तो नहीं कहा, लेकिन घुमा फिरा कर यही वो साबित करना चाहते थे कि इससे तो जो आरक्षण मिल रहा है, जिसका लाभ हमें मिल रहा है, वही खत्म हो जाएगा। इसके अलावा टीडीपी कहते हैं, टीडीपी की जो पार्टी है वो ये कहती है कि प्रशासन की गुणवत्ता सुधरेगी और आम लोगों तक सेवाएं पहुंचना आसान हो जाएगा अगर इसे रद्द कर दिया जाता है तो। जदयू ने इस बात को दोहरा दिया। जदयू ने ये कहा कि सही बात है, बिल्कुल होना चाहिए, जो टीडीपी कह रही है वो बिल्कुल सही है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी इतने डर गए कि इस फैसले को ही पलट दिया। तो आज का पंचनामा हमारा इसी विषय पर आधारित रहेगा, इसी पर चीरफाड़ करेंगे। खबर को स्ट्रेचर पे लिटाते हैं, अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर के साथ जुड़ गए हैं। आरक्षण पर डाला हाथ तो एनडीए बर्बाद, ऐसे तो नहीं बचेगी मोदी सरकार। चिराग, नीतीश, नायडू सब है नाराज। नरेंद्र मोदी सर इतने डर गए हैं अपने गठबंधन के साथियों से ही कि अपने ही फैसले को लगातार पलट रहे हैं। उन्हें डर हो गया है कि कहीं आरक्षण पर बोल दिया या वैसे फैसले जिनसे उनके गठबंधन के साथी की सहमति नहीं है, अगर वो उन्होंने विरोध कर दिया तो हमारी सरकार तो गई। क्या वो डर गए हैं नरेंद्र मोदी? देखिए, डर तो लाजमी होगा। अगर आप बैसाखी के भरोसे चलते हैं
किसी कारण से और आपकी बैसाखी कोई छीनने की कोशिश करता है तो ऑब्वियसली आपको डर लगेगा। बैसाखी चरमराने लगे तब भी डर लगेगा, बैसाखी न मिले तब भी डर लगेगा। तो ये दरअसल आपकी मनोस्थिति को दर्शाता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये तो नरेंद्र मोदी कमज़ोर नरेंद्र मोदी हैं। कमज़ोर नरेंद्र मोदी, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति कमज़ोर है, सरकार थोड़ी हिली हुई है, डिपेंडेंट सरकार है। नीतीश नायडू डिपेंडेंट सरकार कह रहा है लोग इसको, विपक्ष के लोग। तो मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी यहाँ तो कमज़ोर लिटरली हैं। एनडीए की सरकार गठबंधन के भरोसे चल रही है। लेकिन इससे पहले भी नरेंद्र मोदी के पैटर्न को, फैसले के अगर देखेंगे हम, तो जब वो पूरी तरह से बहुमत में तब भी सशंकित रहते थे वो फैसलों में, तब भी उनके फैसलों पर अगर सवाल खड़े होते थे तो सवाल फैसलों से वापस तक जाते थे वो। देखिए, दो मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी लागू की थी, नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की थी। ये लगभग एक आसपास में ही हुआ था। नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले के अगले दिन से ही उनका विरोध होने लगा था और इस फैसले अंडर कुक्ड, यह फैसला जो लिया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, बिना तैयारी के नोटबंदी लागू कर दी गई थी। इसकी वजह से जनता को जो परेशानी हुई, उसकी वजह से नरेंद्र मोदी लगातार इस नोटबंदी के कानून को बदलते गए। 6 महीने तक लगातार ये कानून बदलता रहा। ये नोट आएगा, वो नोट नहीं आएगा, 2000 के नोट लाएंगे, 2000 फिर बंद हो गया, नोट में इस तरह के फीचर्स लाए जाएंगे, नहीं वो भी आए, 3000 ही मिल सकता है बैंक से, फिर वो भी मिलना बंद हो गया, लाइन में लोग मरे, बहुत कुछ हुआ, याद होगा आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो नरेंद्र मोदी ने इस फैसले पर कई बार बैकफुट पर अपने आप को महसूस किया, देखा। सरकार भी बैकफुट पर चली गई थी इस फैसले के बाद। फायदा क्या हुआ, आज तक सरकार समझा नहीं पाई है। ये उनके क्राउन फेदर ऑफ लॉसेस जो कहा जा सकता है, उसका एक और पंख था। वहीं नीतीश कुमार को देखिए, नीतीश कुमार ने शराबबंदी का एक फैसला लिया। बिहार में जहरीली शराब से लोग मरते हैं, बिहार में शराब घर घर बिकती है, बिहार में चोरी का शराब बिकना शुरू हो गया, जहरीली शराब बिकना शुरू हो गया, अंडरग्राउंड लीकर माफिया स्टेब्लिश हो गया। सरकार को 4000 करोड़ का नुकसान हर साल हो रहा है, फिर भी नीतीश कुमार अपने फैसले से पीछे हटे एक बार भी नहीं हटे। ये एक नेता के तौर पर आपका दृढ़ संकल्प दिखाता है, इच्छा शक्ति दिखाता है कि आप अपने फैसलों के साथ कितना टिके रहते हैं। क्योंकि उन्होंने बहुत सारा बदलाव किए, करते रहते हैं, हमेशा ड्रोन लगाते हैं तो कभी कुछ लगाते हैं। नहीं देखिए, वो तो अपने फैसलों की मजबूती के लिए करते हैं। वो बैकफुट पर नहीं जाते हैं। ठीक है, हमने फैसला लिया, अब बताता हूँ और भी बताता था वो। एक तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया, किसान बिल याद है? बिल्कुल सर, अच्छे से। ओरोप याद है? बिल्कुल बिल्कुल। इस देश में जितने भी जन आंदोलन हुए हैं नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, उन सारे आंदोलनों पर जनता पीछे नहीं हटी है, आंदोलनकारी पीछे नहीं हटे हैं, केंद्र सरकार पीछे हटी है। पड़ा है जी। या तो कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं नरेंद्र मोदी, या कन्फ्रंटेशन से डरते हैं। दो ही बातें ना हो सकती हैं। आपने देखा कि वैसे जब ये बातें मैं कह रहा हूँ तो एक बात मैं ये भी कहूँगा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण हो या ऐसे कई और प्रावधान, या यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, या ट्रिपल तलाक हो, इन मुद्दों पर हमने नरेंद्र मोदी को अड़ता भी देखा। लेकिन यहाँ टेक्निकल एक क्लॉज को समझना होगा। जब इस तरह के फैसले लेते हैं नरेंद्र मोदी, तो उनका वोटर वर्ग सीधे डायरेक्टली इसके सामने नहीं होता है, इसका घाटा उनके वोटर वर्ग को नहीं होता है, बल्कि जो उनको वोट नहीं करते उनको हो रहा होता है। तो इससे क्या होता है कि हिंदू वोटर्स जो हैं वो इन फैसलों पर बहुत कमेंट्री नहीं करते हैं, वो बहुत फर्क उनको पड़ता नहीं है। जब वो मैंने बात करते हैं ट्रिपल तलाक की या CNRC की, तो उन मुद्दों पर वो काफ़ी एग्रेसिव फैसले ले पाते हैं। लेकिन जब बात पूरे देश भर के फैसलों की होती है या हिंदुओं के इन्वॉल्व करने की होती है, तो नरेंद्र मोदी थोड़ा डर जाते हैं। किसानों के आंदोलन में किसान MSP बिल जो वापस लिया गया, ये इस बात का सबूत है कि नरेंद्र मोदी नहीं समझा पाए जनता को। वो जो विरोध हुआ, उनके प्रायोजित विरोध था, या कनाडा के लोग थे, या खालिस्तान के लोग थे, या विपक्ष के लोग थे, ये मैं लफड़े में नहीं पढ़ूंगा। नरेंद्र मोदी को पीछे हटना पड़ा इस फैसले से। आज भी नरेंद्र मोदी के टेबल पर कई ऐसे क्लॉजेस हैं जिनको उनको पूरा करना है इस कार्यकाल में जी। लेकिन आपने आखिरी बार केंद्र सरकार को कब CA के बारे में बात करते सुना था, NRC के बारे में बात करते सुना था? इधर एक बार भी ये बातें नहीं हो रही, नहीं उठी, ये मामला उठा ही नहीं। 2024 में नरेंद्र मोदी इस पर कुछ बड़ा फैसला करेंगे, चुनाव में भी कुछ शायद उन बहुमत में होते तो कुछ सोचते भी जी। लेकिन अब उनको पता है कि नीतीश कुमार, नायडू,
कुछ हद तक चिराग पासवान ये अपनी राजनीति एनडीए के साथ रहते हुए कमज़ोर नहीं करेंगे। देखिए, यही चिराग पासवान नरेंद्र मोदी की सारी बातों को बिना शर्त के फॉलो कर रहे थे। 5 सांसदों का अपना समर्थन जो इन्होंने दिया वो बिना किसी शर्त के दिया था, याद कीजिए। एक आदर्श प्रस्तुत किया था गठबंधन धर्म का, और आज हर दूसरे फैसले पर नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार के किसी फैसले पर या अगर कोर्ट का कोई फैसला आता है तो चिराग पासवान सबसे पहले विरोध करते नजर आते हैं उस लिस्ट में। हो भी सकता है कि कुछ परिस्थितियां भी ऐसी बनी जिसकी वजह से चिराग को ही डायरेक्टली इंटरफेयर करना पड़ रहा है। देखिए, पहला तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जजेस का, जिसमें क्रीमी लेयर को लेकर एक प्रावधान लाया गया और राज्यों को ताकत दी गई कि वो कोटा विद इन कोटा आरक्षण में आरक्षण देने का फैसला कर सकते हैं। ये अधिकार जब राज्यों को दिया गया तो चिराग पासवान ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे कि उनके समाज के वोटर्स को ये डर लगे या ये उनके अंदर भ्रम जाए कि क्रीमी लेयर करके नुकसान पहुंचा देगी एनडीए। तो एनडीए के सदस्य वो भी है तो उसका नुकसान चुनाव में उनको भी झेलना पड़ सकता है। तो ये कैलकुलेटेड फैसला था चिराग पासवान का। वोट बैंक को देखते हुए उन्होंने अपने ही गठबंधन के खिलाफ जाने की तैयारी की और बहुत कैलकुलेटेड। जब उसमें फैसला वापस लिया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा तो तुरंत नरेंद्र मोदी को क्रेडिट भी दिया। मतलब हेट लव रिलेशनशिप, यानी प्यार भी और थोड़ा तकरार भी। तकरार दिखाने के लिए इसको नेसेसरी रफनेस भी बोला जाता है। आवश्यकता अनुसार, जैसे नमक आप डालते हैं चीज़ों में, वैसे आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा प्यार नहीं, दुश्मनी थोड़ी दिखाना, थोड़ा गर्मी दिखाना, थोड़ा भड़की देना, इसको बोलते हैं। लड़ाई नहीं करना मकसद है, ना ही उन 5 सांसदों को लेकर बाहर जाएंगे वो, चाबी थोड़ा सा घुमा, बस थोड़ा सा टाइट करते हैं एहसास कराने के लिए कि भाई हमारे पास भी सांसद है, हम भी आपको हड़का सकते हैं। बट धीरे धीरे जब ये क्रीमी लेयर वाली बात आई, इस पर जदयू का भी अपना स्टैंड था जो लगभग चिराग पासवान से मिलता था, नायडू की पार्टी का भी उस पर स्टैंड वही था। लेकिन एकाएक तुरंत फिर एक और ऐसा फैसला आ जाता है जिसकी वजह से विवाद बढ़ जाता है। देखिए, आप और दर्शक सभी जानते हैं कि 45 जो लेटरल एंट्री की बात की जा रही है आईएएस ऑफिसर्स की या आईपीएस ऑफिसर्स की, या जो भी वो एक पूरा बीपीएससी यूपीएससी के माध्यम से एंट्री कराने की बात की जा रही है, पहली बार इस तरह का घटना नहीं हो रहा है। इसके टेक्निकलिटीज़ को भी समझना होगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक तरफ चिराग पासवान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा अपनी सरकार को हड़काते हैं, नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाते हैं बात लेके, और नरेंद्र मोदी को अपना फैसला 17 तारीख को जो फैसला लेती है मोदी सरकार, उसे 19-20 तक आते आते वापस लेना पड़ता है। देखिए, जो फैसला लिया था, मेरे पास वो भी आंकड़े हैं, मैं थोड़ा आंकड़ों से ही आज आप लोगों को अवगत कराता चलूँगा। देखिए, 17 तारीख को लेटरल एंट्री का फैसला लिया गया, इसको लेकर ये लेटर निकला था। ये लेटर आपकी स्क्रीन पर होगा, आप देख सकते हैं। और 20 तारीख को इसको लेकर लिखा गया, साफ तौर पे ये प्रधानमंत्री द्वारा ये फैसला लिया गया, आई अर्ज द यूपीएससी टू कैंसिल द एडवर्टाइजमेंट फॉर लेटरल एंट्री रिक्रूटमेंट इशूड ऑन 17/8/2024। यानी लेटरल एंट्री को लेकर जो फैसला था, जो लेटर जारी किया गया था, उसे वापस ले लिया गया, रद्द कर दिया गया। देखिए, लेटरल एंट्री को लेकर विवाद बहुत बढ़ा हुआ है। चिराग पासवान अपनी सरकार के खिलाफ है, जदयू अपनी ही सरकार के खिलाफ है, नायडू भी उनके लोग, हालांकि नायडू का मिक्स्ड ओपिनियन है, टीडीपी बटी हुई है इस फैसले पर, जदयू भी बटी हुई होगी अंदर अंदर, लेकिन चूंकि जब मुख्य नेता जब फैसला कर देता है तो उसके पीछे चलना मजबूरी है। और चिराग पासवान के पार्टी में भी हो सकता है कई लोग चाहते हो कि लेटरल एंट्री वाली बात होनी चाहिए, लेकिन चूंकि उस वोट बैंक से सीधा उनका मतलब है, दलितों के, पिछड़ों के वोट बैंक पर, कल चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है। वो चाहते हैं कि मतलब इसमें एक आरक्षण का प्रावधान लागू कर देना चाहिए। वो चाहते हैं कि आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ ही ना हो। एनडीए को इसका नुकसान पहले भी हो चुका है। देखिए, चिराग पासवान हो सकता है कि बहुत ब्रिलियंट फैसला ले रहे हो, आप इसे एनालाइज इस तरह से करिएगा कि चिराग पासवान अपनी ही सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, वोट बैंक के मिथ में इतना बंध गए हैं, चिराग पासवान की डर लगता है उनको कुछ नया करने से। दूसरी बात तरफ देखिएगा तो चिराग पासवान हो सकता है 2015 की तरफ फिर से हाथ जलाना नहीं चाहते हैं भाजपा का। वो नरेंद्र मोदी को फिर से कमजोर होना नहीं देखना चाहते 2015 की तरह, कि फिर आरक्षण वाली बात बोल दिए। अब बोलकर, जैसे पिछली बार बोल दिए थे मोहन भागवत 15 में, और उसका फायदा ये हुआ महागठबंधन को बिहार में सरकार बना ली, महागठबंधन। तो फिर ऐसी परिस्थितियां ना आए, हो सकता है चिराग पासवान ये चाहते हो। जैसे कैसे घर में आप जैसे गाड़ी नहीं चलाना जानते हैं, आप गाड़ी फिर भी छूना चाहते हैं, तो कभी कभी आपके घर के लोग बोलते हैं, कभी छोटा भाई भी आपका बोलता है, अरे मत चलाओ, लड़ा दबाओ, अरे एक्सीडेंट हो जाए, मत करो।
तो उसी तरीके से होता है, चिराग पासवान भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हो नरेंद्र मोदी और बाकी लोगों को कि ज्यादा इसमें हाथ मत डालिए। क्यों एकाएक इतना एग्रेसिव हो गया राजेश को? एक तो आप अब देखिए दूसरी तरफ क्या होता है, ये मौका देता है राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को, विपक्ष के नेताओं को। केवल सत्ता पक्ष के लोग ही इस पे विरोध नहीं कर रहे हैं, विपक्ष भी है। ये तो केवल अपने थे, अभी गैरों का दम कितना है वो भी चेक किया जाए। जी, चिराग पासवान से ये सवाल आज पीसी में पूछा भी गया है। आप लोग मौका दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जब ये बात जानते थे तो इंटरनली आपसे बैठ के बात कर लेना चाहिए था। मौका क्यों देते? देखिए ये अच्छा बात आपने कहा, मौका क्यों देते हैं? क्यों मौका विपक्ष को दे रहे हैं? इस पर चर्चा हो रही है, इस पर पूरे इंटरनेट पर बीजेपी का भत पीट रहा है कि बार बार गलत फैसले कैसे हो रहे हैं। किसान आंदोलन से लेकर सारे मुद्दों पर आखिर भाजपा ही बैकफुट पर क्यों जा रही है? या तो फैसला ही मत लो तो फिर पीछे मत हटो। दबाव में फिर आप जब पीछे हटते तो समझ में आता है कि आप कमजोर हैं या आप में कोई ना कोई डर है कि गठबंधन टूट ना जाए। बिल्कुल, और इस फायदा इसका उठाया ना। अब देखिए राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया था। राहुल गांधी ने ट्वीट, पहले तो राहुल गांधी ने उस दिन ट्वीट किया था, जो ये राहुल गांधी का ट्वीट है 19 तारीख का। लेटरल एंट्री इज एन अटैक ऑन दलित्स, ओबीसीज एंड आदिवासीज। BJP's distorted version of Ram Rajya seeks to destroy the constitution and snatch reservation from Bahujans। ये राहुल गांधी का ट्वीट है उस दिन का, और आज भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। आज जो ट्वीट किया उन्होंने, उस ट्वीट में राहुल गांधी ने लिटरली मतलब ये बात समझाने की कोशिश की है कि कैसे बैकफुट पर नरेंद्र मोदी को आना पड़ता है। संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा के लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद। फिर से राहुल गांधी ने रिजर्वेशन वाला कार्ड खेल दिया, और एक तो बता दिया कि भाजपा रिजर्वेशन खत्म करेगी, दूसरा बता दिया कि हम बढ़ाएंगे। तो जो रिजर्व कोटे की जातियां हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, परदेसी हो, अजनबी हो या एलियन हो, उनको तत्काल उस नेता से प्यार मोहब्बत होना लाजमी है। आपके हक की बात आपका दुश्मन भी करेगा तो थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि बतवा तो सही है कह रहा है, गलत थोड़ी बोल रहा है। और यही बात है कि देखिए, मैं किसी को दुश्मन नहीं कह रहा हूँ, लेकिन राहुल गांधी को यह मौका देता है ना। बिल्कुल देता है। यही काम तेजस्वी यादव ने किया, को भी मौका मिल गया। तेजस्वी यादव ने तो बकायदा फिर से अपना पुराना उराग अलापती हैं अगड़ा पिछड़ा का। वो जानते हैं कि जब तक अगड़ा पिछड़ा नहीं होगा तब तक बिहार में सरकार बनाना उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन अब जरा हमें कुछ बातें और बता दूं। राहुल गांधी जब ये सारी बातें कहते हैं लेटरल एंट्री पर, तो एक और ट्वीट राहुल गांधी का पुराना, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ भाई, हम इतना टाइम मशीन लेकर नहीं रख बैठे हुए हैं कि राहुल गांधी ये ट्वीट किए थे। कल राहुल गांधी डिलीट कर देंगे, कह देंगे कि नमन मिश्रा पर हमारा केस, तो हम वो केस झेलने के लिए तैयार नहीं है। ये भाजपा की IT सेल इसको फैला रही हर जगह आग की तरह। राहुल गांधी का 2019 का एक ट्वीट है, आवर एक्स सर्विसमैन आर इंडियाज प्राइड एंड मस्ट बी गिवन द रिस्पेक्ट दे डिजर्व। ये औरब के समय की बात हो रही है। 1 रैंक 1 पेंशन का जब आर्मी मार्च कर रही थी, आर्मी के एक्स आर्मी मैन जो विरोध कर रहे थे, तो वो लिखते हैं, वी विल अलाउ क्वालिफाइड एक्स सर्विसमैन लेटरल एंट्री इनटू सिविल सर्विसेज। आप बताइए, लेटरल एंट्री एक्स सर्विसमैन यानी पूर्व सैनिकों को डायरेक्ट लिटरल एंट्री सिविल सर्विसेज में वो देने की तैयारी कर रखे हुए थे। द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस विल बी ओपन अप टू एक्स सर्विसमैन अंडर द एज ऑफ 40। 40 से कम के एज के वैसे लोगों को हम लेटरल एंट्री देंगे सेना और सिविल सर्विसेज में, जो क्वालिफाई करते हैं उस मापदंड को। ये ट्वीट राहुल गांधी का ट्वीट है तथाकथित रूप से। हम दावा नहीं कर रहे हैं कि उन्हीं का ट्वीट है, डिलीट कर दिया तो हम क्या जानेंगे भाई। लेकिन अभी वायरल है ट्विटर, अभी ये दोनों ट्वीट पैरेलली वायरल हो रहा है। तो सर ये अब ये इतना ही नहीं, रुक जाइए, इसमें बताते हैं एक बात आपको। जी। अब इसमें खेल और बड़ा है। अश्विनी वैष्णव ने भी एक ट्वीट किया है। अश्विनी वैष्णव जो ट्वीट करते हैं, इसके चलते हमें बहुत रिसर्च करना पड़ता है और फिर हम वो डेटा लेकर आए हैं, वो आंकड़े लेकर आए हैं, वो जानकारी लेकर आए हैं जो इस मुद्दे पर वंस एंड फॉर ऑल आपका जो ज्ञानवर्धन है। जैसे मैंने क्रीमी लेयर वाले मुद्दे पे किया था, जातिगत आरक्षण पे किया था, सब मुद्दे पे किया था, उसी तरीके से मैं इस मुद्दे पर भी अंततः जो फाइनल वर्डिक्ट लेकर आया हूँ। तो अश्विनी वैष्णव क्या कहते हैं, लेटरल एंट्री
INC's hypocrisy is evident on lateral entry matter। माने इंडियन नेशनल कांग्रेस का दोहरा चरित्र, हिपोक्रेसी, इस मामले पर साफ दिखता है। इट वॉज द यूपीए गवर्नमेंट विच डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटरल एंट्री। यूपीए गवर्नमेंट के दौरान ही लेटरल एंट्री का मामला सामने आया था। द सेकेंड एडमिन रिफॉर्म्स कमीशन यानी ARC वॉज एस्टेब्लिश इन 2005 अंडर यूपीए गवर्नमेंट। श्री वीरप्पा मोइली चेयर्ड इट। वीरप्पा मोइली के उनके निर्देशन में 2005 में ARC यानी द सेकेंड एडमिन रिफॉर्म्स कमीशन, सेकेंड एडमिन रिफॉर्म्स कमीशन आया था। इसमें क्या किया गया था? यूपीए पीरियड ARC रिकमेंडेड रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपर्ट टू द फिल द गैप्स इन रोल्स दैट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मतलब विशेष जानकारी की जब आवश्यकता पड़ती है तो उन नौकरियों के लिए, उन पदों के लिए लेटरल एंट्री का सजेशन ARC ने दिया था। ARC ने ये दावा किया था कि आप इसमें लेटरल एंट्री कराइएगा तो एक्सपर्ट्स को हम ले आके इस पद पर बिठा सकते हैं। सचिव, उप सचिव, आप सचिव, फिर बहुत सारे निदेशक, वैसे बहुत सारे ज्वाइंट सेक्रेटरी, 3-4 ये अलग अलग मंत्रालयों में आवश्यकता पड़ती है ऐसे लोगों की। तो IAS ऑफिसर्स की भर्ती वहाँ हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो IAS संस्कृत या इतिहास या अन्य जगहों से मैंने मेजर पढ़ के आया हो और एग्ज़ाम देकर पास करके आया हो, वो उस डिफेंस वाले में या पोषण वाले में या प्लानिटरी वाले में उसमें स्पेशलाइज्ड हो। इसलिए दावा था ARC का कि हम क्यों ना क्वालिफाइड व्यक्तियों को जो एज ग्रुप में भी मैंने फिट बैठते हों उनको सीधा वहाँ से उठा कर लाएं। जैसे मान लीजिए चंद्रयान उड़ाना है, इसमें एक IAS की आवश्यकता है, इस लेवल की नौकरी की, तो डायरेक्ट हम सचिव बनाकर किसी को ले आए जिसके पास एक्सपीरियंस हो इस चीज़ का और वो यही काम कर रहा हो काफ़ी दिनों से, हो सकता है कि साइंटिस्ट हो, तो उसको हम ले आके लेटरल एंट्री प्राइवेट से उठा के उसको हम डाल देते हैं। सजेशन खराब नहीं था, कांग्रेस ने अगर ये सजेशन दिया था तो ये सजेशन खराब नहीं था, लेकिन कांग्रेस हिम्मत नहीं जुटा पाई इसे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने का। कई बार प्रावधान इसको लाए गए, कई विभागों में ये काम हुआ भी। अश्विनी वैष्णव और भाजपा के IT सेल के अध्यक्ष का दावा है कि मनमोहन सिंह को भी इसी माध्यम से लाया गया था। और मनमोहन सिंह के अलावा जो मोंटेक सिंह अहलुवालिया, रघुराम राजन को भी लाया गया था। इनको इकोनॉमिक्स में बनाया गया था, बहुत बड़ा पद दिया गया था। इसके अलावा रघुराम राजन थे, इनको RBI का गवर्नर तक इनको बना दिया गया था। मनमोहन सिंह को भी लेटरल एंट्री से ही मतलब एंट्री मिली थी, फिर उनको PM इकोनॉमिस्ट है। आपको याद होगा कि इनको नरेंद्र मोदी ने भी अपनी कमेटी में एक जगह दिया था। जी सरकार बनने के बाद मोदी जी का, उसमें भी मनमोहन सिंह को उन्होंने जगह दिया था। खैर, इसके बाद वो दावा करते हैं अश्विनी वैष्णव कि एनडीए गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ ट्रांसपेरेंट मेथड टू इम्प्लीमेंट दिस रिकमेंडेशन। रिक्रूटमेंट विल बी डन थ्रू UPSC इन अ ट्रांसपेरेंट एंड फेयर मैनर। दिस रिफॉर्म विल इम्प्रूव गवर्नेंस। उनका कहना है कि ARC जिसने भी लाया हो, उसकी मंशा जो भी रही हो, वो लेटरल एंट्री को लेटरल एंट्री ही बनाकर रखे हुए थे। हम इसे लेटरल एंट्री तो करा रहे हैं, लेकिन हम इसके लिए भी UPSC को दे रहे हैं जिम्मेवारी, एक इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी को जिम्मेवारी दे रहे हैं। हम खुद नहीं कर रहे हैं, हम UPSC को जिम्मेवारी दे रहे हैं। आपने तो UPSC को जिम्मेवारी नहीं दी थी, हम UPSC को जिम्मेवारी दे रहे हैं कि वो चयनित करके ले आए वैसे लोगों को जो क्वालिफाइड हो उन विभागों में काम करने के लिए उच्च पदों पर। बात समझ में आई? और इसके चलते जो इम्प्रूवमेंट्स होंगे, आपने कानून बनाया कच्चा कानून बनाया, वो कानून बहुत यूजफुल नहीं था। उस कच्चे कानून को हमने इतना पका हुआ बना दिया अब UPSC का अधीन लाकर कि अब इसके फैसले का असर होगा। देखिए, ये तो बात इन दोनों के बीच की रही, लेकिन कुछ सवाल यहाँ बड़े खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई हम अब नरेंद्र मोदी तो पीछे हट चुके हैं इस मामले पर, वो बैकफुट पर है, अब वो फैसला रद्द हो गया है। 45 वैकेंसी तो बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि इन 45 नौकरियों को देने के पीछे क्या नरेंद्र मोदी की मंशा थी? तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, नायडू, ये सब जो दावा कर रहे हैं, जिस बात को लेकर ये सब गुस्सा है, नाराज हैं, ये नाराजगी क्या वास्तविक है या ये सब राजनीति है? क्या सच में नरेंद्र मोदी का मोटिव रिजर्वेशन खत्म करना है,
देखिए, एक पत्रकार के तौर पर मैं कई बार ये बात बोल चुका हूँ कि मुझे लगता है कि भाजपा रिलक्टेंट है रिजर्वेशन को लेकर। वो इस पे कोई फैसला करने नहीं वो रिजर्वेशन को धीरे धीरे समाप्त करने के पक्षधर है। मुझे लगता है, देखिए अब ये बोल रहा हूँ तो ये कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि भाजपा के लोग भी केस कर सकते हैं। केस करना किसको नहीं आता आजकल? वो कर सकते हैं कि नमन मिश्रा क्या बोल रहा है, अभी तो नमन मिश्रा को भेजे राज्यसभा, ये क्या बोल रहा है फिर। लेकिन सच्चाई यही है कि मुझे एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के बाद ये आप समझ में आया है कुछ दिनों से कि भाजपा प्रो आरक्षण नहीं है, ये सेफली कहा जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण बढ़ाना हो, लाना हो, या आरक्षण या जातीय गणना को लेकर पेच फंसाना हो, जी। भाजपा हमेशा इसके विरोध में दिखती है। या 65% आरक्षण बढ़ाना हो। हाँ, तो मुझे लगता है कि भाजपा रिलक्टेंटली रिजर्वेशन के सपोर्ट में खड़ी रखती है, मतलब आधे मन से, बिना मन के। और अगर आरक्षण पर थोड़ा भी हमला करने की बारी आती है किसी, या कोई फंसता है उस मामले में, तो वो भाजपा ही निकलता है लास्ट में, ये तय लगता है। तो कहने का मतलब वही बात है। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी की मंशा तो क्वेश्चनेबल हमेशा रहेगी इसमें। भाजपा आरएसएस के लोगों की मंशा हमेशा इस क्वेश्चनेबल होगी। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ये तक दावा कर रहे हैं कि ये जो लेटरल एंट्री कराई जा रही है, ये दरअसल कराया जाएगा आरएसएस के कैडरों को, हार्डकोर राष्ट्रवादी जो तथाकथित रूप से है या भाजपा के माइंडेड लोग हैं, उनकी एंट्री कराई जाएगी जी। और कल हो सकता है कि गृह विभाग में एक एंट्री हो गई आरएसएस वाले की, कल एक एंट्री होगी चिराग पासवान के मंत्रालय में, कल 2 लोगों की एंट्री होगी स्वास्थ्य में, कल 3-4 लोगों की होगी किसान वाले में। हर मंत्रालय में सेट कर देंगे आरएसएस वाले। हाँ, तो जब वो सेट हो जाएंगे तो वो ऑब्वियसली किसके लिए काम करेंगे? जो भाजपा माइंडेड या भाजपा के वोटर्स हैं उन्हीं को प्रोवाइड कर, उसके अलावा किसी को फायदा पहुंचाना चाहिए। तो इसीलिए मोटिव क्वेश्चनेबल हो जाता है। बट अगेन, जब तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और बाकी लोग, राहुल गांधी जब इस पर आरोप लगाते हैं तो उनके मोटिव्स भी क्वेश्चन होते हैं कि क्या ये लेटरल एंट्री की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को सही में कांग्रेस ने लागू करने की कोशिश की थी? क्या कांग्रेस ने इसका खुद फायदा उठाया? और जब भाजपा इसका फायदा उठाना चाह रही थी तो कांग्रेस को बेचैनी पकड़ लिया। देखिए, कल लगता है कांग्रेस को ये भी लगता है कि कल अगर सारे इंडिपेंडेंट पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर, अब जैसे आरबीआई के आप बोल रहे हैं कि बन जा रहे हैं अध्यक्ष, चेयरमैन जो लेटरल एंट्री से, तो कल हो सकता है कि चुनाव आयोग के भी अध्यक्ष बन जाए लेटरल एंट्री से। कल हो सकता है कि सीबीआई के भी अध्यक्ष बन जाए, ईडी के अध्यक्ष बन जाए। और ईडी के अध्यक्ष अगर आरएसएस के होंगे तो क्या करेंगे बाकी लोग, आपको पता ही है। तो इनका डर भी लाजिमी है, उसका भी कारण। चलिए, अब ये तो बात हो गई। अब हम जरा मोटिव को पकड़ने की कोशिश करते हैं। दर्शकों को ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा। हो सकता है हम बहुत बढ़िया समझा ना पाए, लेकिन हम कोशिश पूरी करेंगे। पॉइंटर्स जो है वो तो समझा रहे हैं, बिल्कुल, हम वो समझाने की कोशिश करते हैं। डाउट्स है आपके मन में, क्या है, कैसे? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो 45 वैकेंसियां निकली थी, इन वैकेंसियों में आरक्षण का दावा था या नहीं था? देखिए, जो आईटी सेल के अध्यक्ष हैं भाजपा के, ये डाउट तो है, वो उन्होंने ये दावा किया है कि दरअसल इसमें आरक्षण का प्रावधान था। ये सब कुछ कानून के तहत हुआ है, कहीं आरक्षण को छूने की कोशिश नहीं की गई है। तो कैसे वो सही है? क्योंकि शक्ति सिंह गोहिल और बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इसमें कंप्लीट मोटिव रिजर्वेशन को ख़त्म करना और रिजर्वेशन के अधीन न करके एंटी रिजर्वेशन करके इसका भर्ती कराना था। तो क्या नियम है, रोस्टर क्या कहता है, और जो अमित मालवीय जो भाजपा के आईटी सेल के प्रभारी हैं वो जो कह रहे हैं, उन दावों की क्या हकीकत है? देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में एक मामला छपा था। आरटीआई में पर्सनल, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के तहत जो आरटीआई मांगा गया था, उसमें लिखा गया था कि सरकारी नौकरियों में 13 रोस्टर पॉइंट के जरिए रिजर्वेशन लागू होता है। तो जो रिजर्वेशन का पॉइंट का रोस्टर है, जैसे रोस्टर समझिएगा आप, काम कैसे करता है। देखिए, रोस्टर काम ऐसे करता है, इस सिस्टम के तहत हर चौथा भर्ती केंद्र में सरकार अगर लोगों को नौकरी दे रही है तो हर चौथी नौकरी ओबीसी को जाना चाहिए, हर 7वां नौकरी एससी को जाना चाहिए, हर 14वां नौकरी एसटी को जाना चाहिए, और हर 10वां जो नौकरी है या पद है वो ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व होना चाहिए। हालांकि 3 से कम पदों पर भर्ती के लिए लागू ये नियम नहीं होगा। जब आप चौथा व्यक्ति को रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं और ओबीसी चौथा व्यक्ति होगा और 7वां व्यक्ति एससी होगा, तो
3 लोगों की अगर भर्ती सरकार कराती है, 3 ही लोगों का अगर निकलता है नौकरी, तो इसमें रिजर्वेशन का कानून या कॉलम या प्रावधान लागू नहीं होता है। अब मजेदार बात क्या है, देखिए भाजपा के क्वेश्चन को, मोटिव को क्वेश्चन करने का शुरुआत यहीं से होता है। जो 45 नौकरियां निकली हैं, आप तो इसको ऐसा सोचिए कि 45 में मतलब 45 को अगर जोड़ते हैं तो उस हिसाब से 6 गो एससी का नौकरी इसमें होना चाहिए, 3 एसटी का होना चाहिए, 12 ओबीसी का होना चाहिए और 4 ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि रोस्टर सिस्टम जो है प्रदेश का संविधान का, वो ये कहता है कि हर चौथा ओबीसी होना चाहिए, 7वां एससी होना चाहिए, 14वां एसटी होना चाहिए और 10वां पद ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। तो उस आधार पर 45 में डिवीजन जब कीजिएगा तो आपको 6 एससी, 3 एसटी, 12 ओबीसी और 4 ईडब्ल्यूएस आपको इसमें रिजर्व करना पड़ेगा, यानी 25 पद 45 में से रिजर्व होने चाहिए। मजेदार बात ये नहीं है, मजेदार बात ये नहीं है, 50% ज़्यादा हो गया। मजेदार बात ये नहीं, मजेदार बात ये है कि ये जो 45 पदों की वैकेंसी निकली है, विभागीय स्तर पर निकली है, अलग अलग विभागों से, फूड प्रोसेसिंग से लेकर जो गृह विभाग के सब विभाग तक निकला हुआ है। इन विभागों में जो सबसे ज्यादा डिमांड किसी विभाग में लोगों की है, वो मैक्सिमम 3 है। माने किसी विभाग में 3, किसी में 2, किसी में 1, किसी में 0, किसी में 1, फिर किसी में 3, किसी में 2, किसी में 2, किसी में 1, 3 से ज्यादा नहीं है। 3 से ज्यादा किसी विभाग में नहीं है, लोगों की आवश्यकता नहीं है। ये विभागवार तय कर दिया गया है। अब जरा समझिएगा, हो सकता है कि सरकार को सही में विभागों में 3 ही लोगों तक की आवश्यकता होगी, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस से, जो मैंने कहा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों एनालिसिस में, जो मैंने बीजेपी के पैटर्न का राजनीति के किया है, मुझे लगता है कि बीजेपी इज ऑलवेज रिलेक्टेंट टुवर्ड्स रिजर्वेशन। बिल्कुल। तो यहाँ भाजपा विशेष मोटिव के तहत 2 ही पद ही रखती है और उसका कुल योग 45 होता है, यानी 45 लोगों की जो एंट्री होगी वो टोटल अनरिजर्व सीटों पर होगी। यानी ये 6 एससी, 3 एसटी और 12 ओबीसी और 4 ईडब्ल्यूएस का इसमें प्रावधान नहीं, रोस्टर लागू नहीं होगा, नहीं होता है। बिल्कुल। इसी वजह से ये सारा विवाद है और इसी वजह से ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन मजेदार बात क्या है, देखिए लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन को लेकर जो विवाद है वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है। सच पूछिए तो 2005 में जो एआरसी वाला मैंने मैटर बताया, उसके बाद से कांग्रेस ने इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। कई बार कांग्रेस विफल रही, कई बार कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया, लेकिन 29 नवंबर 2018 को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की एडमिशन जो है सेक्रेटरी सुजाता चतुर्वेदी ने यूपीएससी के सेक्रेटरी राकेश गुप्ता को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में कहा गया था कि लेटरल एंट्री के लिए कैंडिडेट का चुनाव प्राइवेट कंपनियां, राज्य सरकार, स्वतंत्र निकाय, यूनिवर्सिटी से किया जाना चाहिए जो अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हों। ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर 3 से 5 सालों के लिए होगी, बढ़ाया जा सकता है, 2-3 सालों के लिए होता है, फिर 5 साल तक बढ़ाया जाता है। इस पत्र में इस बात का भी जिक्र था कि इन भर्तियों के लिए रिजर्वेशन को लागू करना जरूरी नहीं है। ये 2018 की बात है। 2018 में सरकार किसकी थी? 2018 में नरेंद्र मोदी की सरकार थी और नरेंद्र मोदी की सरकार में ही पहली बार इसको वास्तविक तौर पर लाया गया, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात, फरवरी 2017 में नीति आयोग ने 3 साल के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया था। इसके तहत केंद्रीय सचिवालय में प्राइवेट सेक्टर के अनुभवी लोगों को बहाल करने का सुझाव दिया गया था। यानी यहाँ भी रिजर्वेशन को धत्ते पर रख दिया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लेटरल एंट्री में भर्ती की बात की थी, जिसे 2 और साल के लिए बढ़ाकर 5 साल किया जा सकता था। इसके बाद 2018 में पहली बार लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती की शुरुआत हुई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने संयुक्त सचिवों और निदेशक जैसे सीनियर पोस्ट के लिए आवेदन मांगे थे और लोगों की एंट्री भी हुई। सबसे मजेदार बात तो ये है कि कई लोगों की एंट्री हुई इस पे। तो भारतीय जनता पार्टी, जैसा आप बता रहे हैं कि बीजेपी का शुरू से एक पैटर्न रहा है कि मतलब आरक्षण को धीरे धीरे समाप्त करना है। इसकी शुरुआत 2018 से इन पदों की बहाली पे ही कर दी गई थी। उन्होंने तय कर लिया था कि 3 से ज्यादा पद रखने ही नहीं है। नहीं, देखिए आइडियली तो केंद्र सरकार ये चाहती थी, मैंने ये इसलिए बताया पिछली वाली बात, ताकि ये मोटिव क्लियर हो जाए। वो 3 पद वाला इसमें रोस्टर सिस्टम की बात नहीं कर रही थी। सुझाव ये दिया गया था जो मैंने बोला आपको। देखिए मैं बता देता हूँ आपको फिर से एक बार
जो सुझाव दिए गए, मैंने जो कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की एडिशनल सेक्रेटरी सुजाता चतुर्वेदी ने यूपीएससी सेक्रेटरी राकेश गुप्ता को एक पत्र लिखा और इस पत्र में इन्होंने लिखा कि 3 से 5 साल तक के कार्यकाल में लोगों की भर्ती की जाए लेटरल एंट्री में। और इस पत्र में इस बात का भी जिक्र था कि इन भर्तियों के लिए रिजर्वेशन को लागू करना जरूरी नहीं है, मतलब 3 हो 4 हो 10 हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, रिजर्वेशन का इसमें प्रावधान न हो। देखिए 2018 में ही भाजपा सरकार के मोटिव पर क्वेश्चन खड़ा हो गया था, इसलिए अश्विनी वैष्णव जो बात कह रहे हैं ठीक है, राहुल गांधी के भी पैर सने हुए हैं कीचड़ में, लेकिन आपका तो पूरा देह कीचड़ से न सना हुआ है। आप इसमें बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं कि 2017 में भी जो नीति आयोग वाली रिपोर्ट आई थी उसमें भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार ने संयुक्त सचिवों और निदेशकों जैसे सीनियर पोस्ट के लिए आवेदन मांगा था और इसमें भी रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं किया गया था। तो मामला आखिर देखिए आगे फंसता क्या। देखिए 2005 में यूपीए सरकार ने सरकारी नौकरियों के रिफॉर्म के लिए जो एआरसी बनाने की बात की थी और बना भी था, उसके तहत इससे पहले 1996 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसका आधार तैयार किया था। हालांकि आयोग ने लेटरल एंट्री की कोई वकालत नहीं की थी, उन्होंने रिपोर्ट तैयार करके सामने रख दिया और उस रिपोर्ट का असल जो उपयोग है उसे नरेंद्र मोदी ने किया। नियमों के अनुसार इसके लिए 45 साल से कम आयु होना चाहिए और वह अनिवार्य रूप से एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हो। इसी तर्ज पर अन्य विशेषज्ञों को सरकार और सचिवों के रूप में नियुक्त किया जाता था, मतलब जिस विभाग में जैसी आवश्यकता पड़ती है उस तरीके के लोगों को भर्ती कराने की बात की जाती थी। लेकिन जो सबसे मूल सिद्धांत है हमारे संविधान का, आरक्षण नौकरियों को लेकर आरक्षण का उसमें इम्प्लीमेंटेशन, ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा था। इसी वजह से ये सारा विवाद उत्पन्न हो रहा था। अब देखिए कांग्रेस और जो बाकी दल हैं वो इस मामले पर जब घेरते हैं सरकार को तो कुछ बड़े पॉइंट्स यहाँ खड़े होते हैं। देखिए उन पॉइंट्स के बारे में भी चर्चा करना जरूरी है। आखिर राहुल गांधी का जो विरोध है वो विरोध क्यों है और उस विरोध से वास्तविक मतलब जो फायदा नुकसान होगा वो क्या होगा, ये जानना जरूरी है। इसको लेकर भी मेरे पास पॉइंटर्स हैं। देखिए राहुल गांधी जो डर बता रहे हैं कि उनको डर है कि इससे 3-4 समस्याएं होंगी। एक समस्या कॉन्फिडेंशियल, चूँकि ऐसी बातें जो सरकार ही जाने और सरकार के अधीन ही हो, उन बातों को भी सार्वजनिक होने का इसमें डर है। दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक बड़ा उदाहरण बन सकता है, यानी आप निजी तौर पर किसी को लेकर आते हैं और आप इतने महत्वपूर्ण बड़े पदों पर उनको भर्ती कर देते हैं, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, क्या वो पूर्वाग्रह रखते हैं किसी जाति समाज के प्रति, धर्म के प्रति, ये तो आप नहीं जान पाइएगा। एक कंडीशनिंग होता है आईएएस ऑफिसर का, आईपीएस ऑफिसर का, एक पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, वो तो उनको आपने नहीं दिया, आप तो उनको डायरेक्ट उस पद पर लेकर आ रहे हैं। तो उनके द्वारा लिए गए फैसले हमेशा कॉन्फ्लिक्टेड होंगे, उनके मोटिव पर सवाल खड़े होंगे और इसलिए भी ये उनको लगता है राहुल गांधी को ये नहीं होना चाहिए। लगता है कि वो एजेंडा के तहत काम करना शुरू, बिल्कुल। और वो तो साहब को कहना है कि आरएसएस को लोगों को भर्ती कराएगा, हमको पता है। कानून नियमों को इसमें तोड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप जब आज लेटरल एंट्री करके और रोस्टर वाले नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आगे चल के ये जो शॉर्टकट है ये बाकी भी जो सरकारें आएंगी वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तीसरा युवाओं को हतोत्साहित करेगा ये, क्योंकि 40 साल से कम लोगों की भर्ती करनी है। तो इस स्थिति में एक बड़ा समस्या ये होता है कि जो युवा आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, वो जब देखेंगे कि लोग डायरेक्ट आईएएस बन जा रहा है और हमको 6 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट करना पड़ रहा है, इतना पढ़ाई करना पड़ रहा है, तो एक हो सकता है हतोत्साहित हों लड़के और जो नौकरी करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी के ये मुख्य बिंदु हैं जिनके तहत वो इस पूरे लेटरल एंट्री वाले विषय पर हैं कि मतलब ऐसा उनको डर है कि नरेंद्र मोदी ये काम ना कर दें जिस वजह से एक अलग मैसेज चला जाए। यही कहीं ना कहीं देखिए बेसिक जो डर है वो उनका यही है। और जो ये मुद्दा है पूरा लेटरल एंट्री का इसी वजह से विवादित हुआ है। और ये देखते हुए अगर इस पर विवाद नहीं होता तो केंद्र सरकार आराम से इसमें भर्ती करा लेती, लेकिन अब चूंकि अपने ही गठबंधन के लोग विरोध कर रहे हैं,
चिराग पासवान और नीतीश कुमार और अगर चंद्रबाबू नायडू विरोध कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ये राहुल गांधी के विरोध जैसा नहीं है कि अगले चुनाव में भेंट होगा। यहाँ रोज भेंट होना है आपको। और इसी वजह से मुझे लगता है नरेंद्र मोदी ने कल, पता ही आपको, कल पूरे देश भर में भारत बंद का आयोजन किया गया। हालांकि उसके पहले सरकार ने फैसला बदल दिया अपना। उनका एक आरक्षण का भी मुद्दा है कि आरक्षण का मुद्दा जो हमारा SC ST का प्रावधान जो लागू करना था, कोटा के अंदर कोटा, उस पर कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि लागू होना चाहिए कोटा के अंदर कोटा। कुछ लोग चाहते होना चाहिए, कुछ लोग चाहते हैं बिल्कुल छूछा नहीं होना चाहिए, जैसा हवा से चलते रहिए जी। और कुछ लोग तो जैसे राहुल गांधी है और उनके साथ के लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि उसको और बढ़ाया जाए ताकि उस वोट बैंक में सीधा हस्तक्षेप राहुल गांधी का और विपक्ष का हो। उन्होंने राहुल गांधी ने ट्वीट जो किया है उसमें उन्होंने कांग्रेस का नाम कहीं नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा इंडिया ऐसा चाहती है। तो उन्होंने अपने पूरे गठबंधन को इसमें इंक्लूड किया है और ये पूरी तरीके से राहुल गांधी का एक वोट बैंक को साधने का ही ट्रिक है। तो राहुल गांधी पे आरोप क्यों लगाइएगा? चिराग पासवान भी अपने वोट बैंक के लिए ही यहाँ अपने ही सरकार का विरोध कर रहे हैं। नीतीश भी जानते हैं कि इससे नुकसान हो सकता है आने वाले चुनाव में, इसलिए नीतीश कुमार विरोध कर रहे हैं। नायडू की पार्टी भी इसीलिए विरोध कर रही है कि उनको पता है कि इस वोट बैंक में, देखिए मैक्सिमम वोट इस देश में किसके हैं? लोग कहते हैं कि हिंदुओं के हैं, लेकिन आपको उसमें भी समझना पड़ेगा सबसे ज्यादा वोट इस देश में OBC समाज का है जी। जातिगत क्लासिफिकेशन पे आइए, OBC का 70% से ज्यादा वोट है इस देश में। पिछड़ों का कुल वोट 80-85% है। उतना वोट अगर राहुल गांधी अपने पाले में कर लेते हैं आरक्षण बढ़ाने के नाम पर, तो भाजपा हिंदूवाद का नारा रटते रह जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाजपा भी ये बात समझ गई है कि एक हिंदुत्व के मुद्दे पर सरकार बना लेना जो 14 में इतना आसान था, अब वो उतना आसान नहीं है। इसलिए आप अयोध्या हार गए, इसलिए आप यूपी के कई जगहों पर हारे हैं। अब आपको जातीय समीकरणों को गढ़ना होगा और बिहार में चाहे सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाना हो या जायसवाल को बनाना हो या नए लोगों को, अब जैसे आज मनन मिश्रा को बनाया गया, राज्यसभा भेजा गया, उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे, इन सभी में जातीय समीकरणों को ही गढ़ा जा रहा है। मिथिलेश तिवारी हार गए बक्सर से, अश्विन चौबे का टिकट ही कट गया, 2 ब्राह्मण नेता समाप्त हो गए उस क्षेत्र के। तो अब नए ब्राह्मण नेताओं को लाया जाएगा। सतीश चंद्र दुबे को ऑलरेडी आप देखिए मंत्री बनाया हुआ है। तो भाजपा भी कैलकुलेटेड ही गेम खेल रही है, सोच समझकर ही फैसले ले रही है। 24 की राहें जिस तरीके से भाजपा को, मतलब भाजपा ने सोचा था कि 400 पार हो जाएगा, ये हिंदुत्व के एक मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रही है। भाजपा जानती थी कि 400 पार होना नहीं है, ये सबको पता था कि 400 पार नहीं होगा। अब पता नहीं कुछ लोग कैसे 400 पार सोच रहे थे, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर तय है कि भाजपा ओवर एस्टिमेट इसलिए कर रही थी कि उनके जो विरोधी हैं वो 400 पार करने से भाजपा को रोकें। जैसे आप उतरते हैं कभी खेलने के लिए, मैच खेल रहे हैं आप, तो बोलते हैं आज 10 छक्का मारेंगे जी, तो वो आपको आउट करने के बजाय 10 छक्का नहीं मार देना है, आप नहीं मार दे, उसमें फंस जाता है आपका विरोधी। तो आप 1 छक्का 2 छक्का भी मार सकते हैं, अच्छा एक रन रेट से आप 50 रन भी मार सकते हैं। तो ध्यान उस तरफ चला जाए विपक्ष का, इसलिए ये पूरा खेल खेला गया था और कोई बात नहीं। एक ही बात है कि आरक्षण को लेकर के मुद्दा बनाया गया है कि आरक्षण एक तरफ लागू होना चाहिए, दूसरी तरफ आरक्षण समाप्ति की तरफ आवाज उठाया जा रहा है कि लेकिन भाजपा ये बात जानती है कि आरक्षण को सीधा समाप्त करना संभव नहीं है। और भाजपा पर क्या दबाव है, किसका दबाव है, ये मुझे नहीं पता। या भाजपा, हो सकता है कि हम ही लोग बहुत ओवर रीड कर रहे हो, भाजपा सच में आरक्षण नहीं छूना चाहती हो और ये बस कुछ ऐसे फैसले जैसे कि नोटबंदी जैसा फैसला ले लिया, बाद में समझ आया गलती हो गई, तो उसी तरीके का होता फैसला। तो इसमें बैकफुट पे चले जाना कोई हार नहीं है। लेकिन मैं यही इस पूरे एनालिसिस के माध्यम से समझाने की कोशिश आप लोग कर रहा था कि मामला आज का नहीं है, 2005 से शुरू होता है। कांग्रेस इसमें फ़ायदा उठाने की कोशिश की, कांग्रेस नहीं उठा पाई, नया तो कुछ होना नहीं है। तो नरेंद्र मोदी ने भी उसी को फिर आलू को जो पका नहीं, उसी आलू को फिर पकाने की कोशिश की। 1-2 बार तो पका के खा लिए, तीसरा चौथा बार कांग्रेस ने पकड़ लिया। अब कांग्रेस ने पकड़ लिया तो उनके सहयोगियों ने भी पकड़ लिया। अब सहयोगी का अपना अपना रीजन है, किसी को लगता है मेरा वोट कम हो जाएगा, किसी को लगता है कि नरेंद्र मोदी ही कमज़ोर होंगे इससे, किसी को कुछ लगता है। अब हनुमान जी राम जी के बड़े भक्त थे, राम जी के किसी सवाल को क्वेश्चन नहीं करते थे, लेकिन फिर भी जब राम जी गुस्से में रावण की तरफ बढ़ गए थे आंख मूंद के, तो हनुमान जी उनके पास गए और बोले कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं जीत पाइएगा। रावण कोई मैंने चींटी नहीं है कि उसको मसल दीजिएगा जाके उस तरफ, एक बड़ी सेना की आवश्यकता आपको पड़ेगी। मैंने देखा है रावण का वैभव, प्रताप देखा है मैंने उसका।
आपको उसकी सेना से लड़ने के लिए उसके बराबर होना पड़ेगा। तो ये कहकर हनुमान ने राम का अपमान नहीं किया, बल्कि एक सच्चे सलाहकार की भूमिका निभाई, एक सच्चे सेनापति की भूमिका निभाई, एक अच्छे मित्र का जो कहा सकता है हक अदा किया। तो चिराग पासवान भी अगर आज ये बात कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को कि इस मुद्दे पर नहीं बोलने का, हाथ जलेगा इस पे, तो इसलिए बोल रहे हो क्योंकि पिछला जो पैटर्न है वो शायद नरेंद्र मोदी और उनके आसपास के लोगों को भी ना दिख रहा हो। और चिराग पासवान जो 5 सीट जीते हैं 100% स्ट्राइक रेट के साथ, हो सकता है कि उनको इस बात का अनुभव हो। अरे आप देखते हैं तेंदुलकर आउट होके जाते थे, मुझे याद है तो नया कोई बैट्समैन आउट हो जाता था, जैसे मान लीजिए कि गौतम गंभीर या कोई 3 नंबर पर तेंदुलकर आते थे, तो आउट हो गया था समय गौतम गंभीर हो सकता है 10 रन मारे हो, लेकिन तेंदुलकर को रोक के समझाते थे कि देखिए ऐसे ऐसा बॉल घूम रहा है तो ध्यान से खेलिएगा, ऐसे ऐसे बॉल पे हम आउट हो गए ऐसे ऐसे। तो इससे क्या लगता है कि तेंदुलकर से बड़ा हो गया क्रिकेटर? वो नहीं, परिस्थितियों की वजह से पिच पे जो खेला है वो समझता है कि इस पिच का मजा क्या है, क्या किस बॉल पे इस पे आउट हो सकते हैं। तो वही बात चिराग पासवान, चूंकि 5 के 5 सीट वो जीते हैं और अच्छे मार्जिन से जीते हैं, तो वो उस स्थिति में है कि समझा सके नरेंद्र मोदी को कि इस चीज़ पर नहीं बोलने का, बार बार आरक्षण का मुद्दा में लेके मत आइए, घुमा घुमा के चीज़ पैकेट में बदल के अंदर माल वही घुमा के पैकेट रैपर चेंज करके मत भेजिए, इससे घाटा ही होगा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी तो बैठे हुए इंतजार में, इनको मौका मिले तो ये मार देंगे छक्का। चलिए देखिए, तो सारा मामला ये आरक्षण का है। तो आरक्षण के मामले पर चिराग पासवान हो या फिर कोई उनके गठबंधन के साथी, वो ये नहीं चाहते कि इस मुद्दे पर हाथ लगाए नरेंद्र मोदी। हाथ लगाएंगे तो उनके गठबंधन में भूचाल आएगा और फिर परिस्थितियां बदल जाएंगी। आज के पंचनामा में इतना ही। चीरफाड़ लगातार जारी है, जुड़े रहिए, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।